दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे फेसबुक लाइव में। गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम। भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की बाबत मैंने अपने पिछले फेसबुक लाइव में कुछ विचार साझा किए थे। मैंने आपको बताया था कि यंग जनरेशन कितनी पैनी नज़रें रखती है उन चीज़ों पर जिन चीज़ों से उसका कोई वास्ता होता है। पुणे के भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी 1 जनवरी 2018 को, उस हिंसा की बाबत और उस हिंसा के बाद लगातार गिरफ्तार किए जा रहे लोगों की बाबत मेरी 14 वर्ष की बेटी ने मुझसे संवाद किया था और ये जानना चाहा था कि किस प्रकार की डेमोक्रेसी में, किस प्रकार के लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं जहां बोलने का भी अधिकार नहीं है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में आगे क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या होने वाला है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 28 अगस्त 2018 को पुणे की पुलिस ने देश के वेल रेप्यूटेटेड प्रतिष्ठित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स, वकील आदि को गिरफ्तार किया। पुणे की पुलिस जिन लोगों को गिरफ्तार करती है उनमें कवि हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जो भी हैं वे अपने अपने क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठ हैं, ख्याति प्राप्त हैं। ये 5 लोग कौन हैं जिनको सबसे पहले पुणे के गांव भीमा कोरेगांव में भी हिंसा, जिसमें 2 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एक एफआईआर दलित कार्यकर्ताओं की ओर से दर्ज कराई गई थी हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ, और उस एफआईआर के बाद 8 दिन बाद 8 जनवरी को एक दूसरी एफआईआर एक अन्य व्यक्ति ने हिंदूवादी संगठनों का पक्ष लेते हुए दर्ज कराई। इन दोनों एफआईआर की आड़ में, विशेषकर सेकंड एफआईआर जो 8 जनवरी 2018 को दर्ज हुई, उसकी आड़ में किस प्रकार देश भर में छापे पड़े, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का इन्वॉल्वमेंट हुआ और बड़े पैमाने पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, इस पर जरा गौर फरमाइए। 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार होने वालों में, पुणे पुलिस के हाथ गिरफ्तार होने वालों में गौतम नवलखा कौन है, इनको जानिए। गौतम नवलखा पत्रकार हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वीकली के सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR एक बड़ी प्रसिद्ध संस्था है मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली, विशेषकर सरकारों के खिलाफ लड़ने वाली, इसके सचिव हैं। कश्मीर पर आपका विशेष काम रहा है। सेना को जो असीमित अधिकार आफ्सा कानून के तहत दिए गए हैं उसके घोर विरोधी हैं। आपने नक्सलवादी इलाकों में आदिवासियों के संग छत्तीसगढ़ में लगातार काम किया है। UAPA के विरोध में इन्होंने कई बार आवाज़ उठाई है। कश्मीर में जब प्रशांत भूषण, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा चला था और 1 रुपये का जुर्माना लगा है, उन प्रशांत भूषण ने जब रायशुमारी की बात कही थी या कश्मीर को अलग कर देने की बात कही थी, उसका समर्थन करने वाले गौतम नवलखा भी थे और तभी से गौतम नवलखा राष्ट्रवादियों के निशाने पर रहे हैं। डेज एंड नाइट्स इन द हार्टलैंड ऑफ रेबेलियन, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के नक्सल प्रभावी इलाकों पर केंद्रित आपकी पुस्तक पेंगुइन इंडिया ने छापी है, जो काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है। 28 अगस्त को आप गिरफ्तार किए गए। दूसरी गिरफ्तारी हुई सुधा भारद्वाज जी की। सुधा भारद्वाज मानवाधिकारों की मुखर आवाज़ हैं, ट्रेड यूनियन लीडर हैं, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ PUCL संस्था, जो कि PUDR की तरह ही बहुत सक्रिय संस्था है, स्टेट्स के, राज्यों के, सरकारों के दमन के खिलाफ आवाज़ उठाती आई है, उसकी आप महासचिव हैं। विचारों से आप कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं,
अमेरिका में जन्मी, लेकिन 11 बरस की उम्र में ही आप भारत आ गईं, यहीं की नागरिकता ले ली। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स की डिग्री आपने ली। एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में विजिटिंग प्रोफेसर हैं आप। और 1 जुलाई 2018 में आपको एक नई उपाधि, एक नई ख्याति दी, घोर राष्ट्रवादी अद्भुत पत्रकार, यदि उन्हें पत्रकार कहा जाए या माना जाए तो, रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी ने, जिन्होंने दावा किया कि सुधा भारद्वाज अपने विचारों के जरिए देश में एनार्की लाने का प्रयास कर रही हैं, षड्यंत्र रच रही हैं। सुधा भारद्वाज जी को भी 28 अगस्त 2018 को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीसरे हैं वरवर राव। वरवर राव से देश के हर वो व्यक्ति भली भांति वाकिफ़ हैं जिनका कुछ भी वास्ता जन सरोकारों से होता है। तेलुगु भाषा के आप प्रतिष्ठित कवि हैं। 15 कविता संग्रह देश की सभी भाषाओं में आपके अनुवादित हो चुके हैं। 1986 में आपका एक कविता संग्रह आया था जिसे आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। इससे पहले मेंटेनेंस ऑफ इमरजेंसी एक्ट मीसा कानून के तहत इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार के कार्यकाल के दौरान आप लंबे समय तक गिरफ्तार रहे। आप पर 20 मुकदमे देशद्रोह के डाले गए, सभी में इनको निर्दोष पाया गया और कोर्ट से बाइज्जत बरी किए गए। आप 80 से ऊपर के हैं और इस समय जेल में हैं। अरुण फरेरा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वकील हैं। मुंबई के प्रतिष्ठित, बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड सेंट जेवियर्स कॉलेज से आपने स्नातक की डिग्री ली। लगातार नागरिक अधिकारों के लिए आप सक्रिय रहे हैं। 2007 में भी आपको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। आप 4 बरस नागपुर जेल में बंद रहे। पुलिस ने आप पर आरोप सिद्ध करने की नीयत से नार्को टेस्ट भी कराया, लेकिन आपका किसी भी गैर कानूनी या आतंकी या नक्सली संगठनों से संबंध स्थापित करने में पुलिस विफल रही। 2012 में अरुण फरेरा को सभी मामलों में अदालत से बरी कर दिया गया। अगली गिरफ्तारी होती है वर्नोन गोंसाल्विस की। 64 वर्षीय वर्नोन गोंसाल्विस लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पेशे से आप अध्यापक हैं। मुंबई के ख्याति प्राप्त एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में आप प्रोफेसर रहे हैं। 19 अगस्त 2007 को महाराष्ट्र के एंटी टेरर स्क्वाड ने नक्सलवादी नेता होने के नाते आपको गिरफ्तार किया था। 19 मामले अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट कानून के तहत आप पर मुंबई पुलिस ने दर्ज किए थे। 11 मामलों में 2013 में आप कोर्ट से बरी कर दिए गए। बाकी मामले में डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। केवल एक मामला, एक हाई कोर्ट में एक मामला था जिसमें आपको सज़ा मिली और वो सज़ा इस समय रिव्यू पर है। आदिवासियों के बीच आप खासे लोकप्रिय रहे हैं और टेरर के जो मुकदमे मुंबई पुलिस ने या जो आरोप आप पर लगाए थे, कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं हो पाया। ये 5 लोग थे जिनको 28 अगस्त 2020 में गिरफ्तार किया, 2018 में गिरफ्तार किया पुणे पुलिस ने। ठीक एक दिन बाद 29 अगस्त 2018 को देश के 5, इन 5 की गिरफ्तारी के विरोध में देश के 5 प्रतिष्ठित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एफआईआर नंबर 004/2018 जो 8 जनवरी को दर्ज की गई थी हिंदूवादी संगठनों के पैरोकारों द्वारा पुलिस स्टेशन विश्राम बाग पुणे में, इस एफआईआर के आधार पर जो ये 5 महानुभाव गिरफ्तार हुए, इनके खिलाफ 5 प्रतिष्ठित नागरिक सामने आए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा अगले ही दिन खटखटाया गया। इन 5 का भी परिचय जानना जरूरी है। इनमें सबसे पहले जिनके नाम से पेटिशन डली और पहचानी जाती है वे हैं रोमिला थापर। इस पेटिशन को और इस पेटिशन पर आए निर्णय को आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में या कानून की किताबों में, और ये पढ़ा जाना, ये निर्णय बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आगे बताता हूँ। रोमिला थापर देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खासी ख्याति अर्जित कर चुकी एक बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं।
जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आप इतिहास की प्रोफेसर रही हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के दौर में जब सरकारी और गैर सरकारी सम्मान पाने के लिए लॉबिंग की जाती है, रोमिला थापर जी ने 2 बार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पद्म भूषण सम्मान ठुकरा दिए हैं। ऑक्सफोर्ड और शिकागो यूनिवर्सिटी द्वारा आपको ऑनरेरी डॉक्टरेट, मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। रोमिला थापर के साथ इस पिटीशन को साइन करने वालों में ख्याति प्राप्त पद्म भूषण सम्मान पाए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, महिला अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली देविका जैन भी शामिल हैं। ये रोमिला जी जिनका मैंने परिचय दिया, आप हैं देविका जैन। आपको पद्म भूषण सम्मान मिल चुका है, आप बहुत बड़ी अर्थशास्त्री हैं, समाज सेविका हैं। इसके अलावा रोड्स स्कॉलर, प्रसिद्ध रोड्स स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट, केरल के प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके, यूनाइटेड नेशन टास्क फोर्स ऑन ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम के सदस्य प्रभात पटनायक साहब हैं। इनके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में के समाजशास्त्री, प्रसिद्ध मेलकॉम पुरस्कार प्राप्त, भारत सरकार के इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन के सदस्य, शिकागो एवं पेरिस यूनिवर्सिटीज़ के विजिटिंग प्रोफेसर सतीश देशपांडे साहब और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव बोर्ड की मेंबर, पिछले 40 वर्षों से मानवाधिकारों के लिए संघर्षरत माजा दारूवाला जी इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में रोमिला थापर के साथ लेकर पहुंची 29 अगस्त 2018 को। रोमिला थापर एवं अन्य नाम से जाने जाने वाली ये याचिका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर एवं न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई के लिए आई। इन 5 ख्याति प्राप्त नागरिकों ने कोर्ट से क्या चाहा, कोर्ट से क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम जो गिरफ्तार 5 ख्याति प्राप्त लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच करने से रोकने की मांग करने के लिए आपके समक्ष नहीं आए हैं। हम केवल इसलिए आए हैं कि इन 5 की जो गिरफ्तारी की गई है, जिस जांच के आधार पर गिरफ्तारी की गई है, वो जांच बायस्ड है, पूर्वग्रसित है। हम आपके पास इसलिए आए हैं कि एक निष्पक्ष जांच का आप आदेश दें ताकि देश के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा हो सके। अब बात करते हैं उस महान FIR की जो 2004-2018 पुणे पुलिस ने दर्ज की और जिसके आधार पर ये और आने वाले समय में हनी बाबू की बात के समय में गिरफ्तारी हुई, दिल्ली के प्रोफेसर हनी बाबू की। पहली चौंकाने वाली बात यह है कि इस FIR जो सेकंड FIR है, इसको दर्ज कराने वाला व्यक्ति रमेश दामुले, हिंदूवादी संगठन के उस नेता का खास शिष्य है, चेला है, जिसे कोरेगांव हिंसा के लिए पहली FIR 002/2018 में जो अनीता सल्वे ने दर्ज कराई थी, उसमें दोषी कहा गया था। FIR नंबर 002 2 तारीख को, यानी कि 1 तारीख की हिंसा के बाद, 1 जनवरी 2018 की हिंसा के तत्काल बाद दर्ज कराई गई, जबकि दूसरी FIR एक आफ्टर थॉट के रूप में एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत 8 दिन बाद दर्ज कराई जाती है। ऐसा इस FIR के विरोधियों का मानना है। प्रथम दृष्टिया बिल्कुल साफ नजर आता है कि 8 दिन बाद दर्ज कराई गई FIR का उद्देश्य जांच को प्रभावित करना था, जांच को गलत दिशा देने के लिए उठाया गया सुनियोजित प्रयास था। रमेश दामुले ने क्या कहा? रमेश दामुले ने जो कहा वो आरोप कोई भी किसी पर कभी भी लगा सकता है, आप पर भी, हम पर भी। और यदि इस प्रकार के निराधार आरोपों पर पुलिस एक्शन लेने लगे तो समझ लीजिए जो रोमिला थापर कह रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में हो सकता है, इसके ढांचे की रक्षा की जाए, वो सत्य प्रतीत होता है। रमेश दामुले साहब ने 8 दिन बाद पुलिस से कहा कि मैंने फेसबुक में एक पोस्ट पढ़ी थी जिसके जरिए मैंने जाना था कबीर कला मंच नाम का एक दलित संगठन भीमा कोरेगांव
में जो लड़ाई हुई थी 200 साल पहले, उसकी जीत का जश्न मनाने के लिए एक मीटिंग आयोजित कर रहा है 31 दिसंबर 2017 को। मैं इस मीटिंग में गया, जहां इसमें मैंने कई बड़े बड़े लोगों को पाया। उसने कई नाम दिए, जिनमें वर्तमान में गुजरात से इंडिपेंडेंट एमएलए जिग्नेश मेवानी का नाम भी है। उसने कहा इन लोगों ने बड़े उत्तेजक भाषण दिए, लोगों को बगावत के लिए भड़काया, लोगों को ऐसे उत्तेजना में भर दिया कि ताकि हिंसा अगले दिन हो सके। उसने कहा कि मैंने सुना, अच्छी तरह सुनिएगा, उसने कहा मैंने सुना, मैं उस मीटिंग में उपस्थित था कि वक्ता कह रहे थे जब जुल्म हो तो बगावत होनी चाहिए शहर में, जब जुल्म हो तो बगावत होनी चाहिए शहर में, जब जुल्म हो तो बगावत होनी चाहिए शहर में, बगावत ना हो तो बेहतर है कि रात ढलने से पहले शहर जल के राख हो जाए या शहर जल के राख हो जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कई कविताएं, कई गीत, कई नारे उन्होंने सुने, कई गीत गाए गए और आशंका जताई कि 1 जनवरी 2018 को जो हिंसा हुई वो प्रतिबंधित माओवादी संगठन सीपीआईएम द्वारा साजिश के चलते हुआ। रमेश ने कबीर कला मंच के सागर गोखले, हर्षित पोद्दार, रमेश गईचौर, दीपक एवं ज्योति जगताप का नाम इस एफआईआर में लिखाया। अब कमाल देखिए, जिन लोगों का नाम एफआईआर में लिखाया गया उनकी बात तो अलग, लेकिन पुणे पुलिस ने जिन 5 देश के प्रतिष्ठित नागरिकों को गिरफ्तार किया उनका कोई जिक्र इस एफआईआर में नहीं था। एफआईआर नंबर 002 जो पहले दलित कार्यकर्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई थी, उसको भूलकर पुणे पुलिस इस नई एफआईआर के आधार पर जांच में जुट गई। पिल गई साहब, बिल्कुल सारी ताकत झोंक दी। उनको लगा कि सीपीआईएम देश माओवादी संगठन जो है, बैंड संगठन, वो कोई बड़ा अपराध को अंजाम देने का प्लान कर रहा है। उन्होंने रोमिला थापर की याचिका में बड़ी स्पष्ट यह कहा गया है कि हिंदूवादी नेता जिनको कि 002/2018 एफआईआर में दोषी मानते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी, मिलिंद एकबोटे और संभाजी राव भेड़े को बचाने की नीयत से पुणे पुलिस ने दूसरी एफआईआर किसी भी आदमी से दर्ज करा ली और इन लोगों को नकली सबूत बनाकर गिरफ्तार किया गया है, इन 5 लोगों को। इस याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस ने जानबूझकर चुनिंदा मीडिया के चुनिंदा अपने पसंदीदा पत्रकारों को ऐसे दस्तावेज लीक किए हैं जिन्हें समाचार बनाकर इन 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की बाबत एक माहौल तैयार किया गया मीडिया हाउस द्वारा। इन दस्तावेजों में वे कथित दस्तावेज भी शामिल हैं जो पुणे पुलिस ने कथित तौर पर रोना विल्सन के कंप्यूटर से, रोना विल्सन एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके कंप्यूटर से बरामद किए, ऐसा पुलिस ने कहा, जिसमें कोई व्यक्ति जो अनाम है, किसी अनाम व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरह हत्या करने के लिए मारने का षड्यंत्र करने का जिक्र कर रहा है। रोमिला थापर एवं अन्य ने अपनी याचिका में यह कहा कि इन 5 लोगों के यहाँ पुणे पुलिस ने जब रेड डाली तो गिरफ्तारी के समय नियमानुसार जिन निष्पक्ष लोगों को, जो आमतौर पर अड़ोस पड़ोस के होते हैं, जहाँ कहीं भी पुलिस रेड डालती है, कानून है, वो कोई चीज़ बरामद करती है, सीजर करती है, तो उसको आस पड़ोस के लोगों को इंडिपेंडेंट विटनेस बनाना पड़ता है, जिसे न्यायिक भाषा में पंच कहा जाता है। पुणे पुलिस ने आसपास के इन 5 लोगों के पड़ोसियों से, या दिल्ली में जहां गिरफ्तारियां हुई या मुंबई में, वहां के लोगों को नहीं पंच बनाया, बल्कि पुणे से अपने साथ पंच लेकर आई। कमाल की बात है। कानून कहता है आसपास के प्रतिष्ठित लोग, इंडिपेंडेंट निष्पक्ष लोग, पुणे पुलिस अपने साथ पंचों को लेकर आई, जिन्होंने जो कुछ भी सामान इन 5 लोगों के यहाँ से बरामद किया, उसका पंचनामा, उसकी सीजर रिपोर्ट मराठी में लिखी, और सुधा भारद्वाज जैसे लोग और गौतम नवलखा जैसे लोग, जिनको मराठी का क ख ग घ नहीं पता, उनसे दस्तखत करा लिए दबाव में, बिल्कुल नियम विरुद्ध। यही बात याचिका में रोमिला थापर जी एवं अन्य ने कही। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम
जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करे वो बनाने का आदेश दिया जाए। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार से पूछा जाए कि क्यों कर इतनी गिरफ्तारियां की जा रही हैं तथा गिरफ्तार किए गए सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा किया जाए। अब कोर्ट पर इस पर बहस शुरू हुई। कोर्ट में जब इसमें बहस शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको अर्जेंट पिटीशन के रूप में स्वीकारा और बहस शुरू हुई। सरकारी पक्ष ने कहा कि पुलिस की दिशा बिल्कुल सही तरीके से हो रही है, सही तरीके से की जा रही है। इन सभी गिरफ्तार लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सरकारी पक्ष का पूरी तरह खंडन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह भी तथ्य लाया गया कि जो 1 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित हुआ था और जिस यलगार परिषद नाम की संस्था के बैनर तले वो आयोजित हुआ था, उसमें 2 देश के वरिष्ठ न्यायाधीश भी हैं, जिनमें से एक पीसी सावंत तो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और दूसरे मुंबई हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। कहा गया कि अचानक इस हिंसा के मामले को झूठे सबूतों के सहारे प्रधानमंत्री की हत्या के षड्यंत्र से जोड़कर सनसनीखेज बनाने का प्रयास पुणे पुलिस कर रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि आश्चर्य है, इतने बड़े षड्यंत्र करने वाली का पर्दाफाश करने वाली पुणे पुलिस ने प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ कोई सेपरेट एफआईआर दर्ज नहीं की और ना ही राज्य सरकार ने इतने बड़े अपराध की साजिश करने वालों की बाबत सीबीआई या एनआईए से जांच कराने की कोई संस्तुति की। केवल ताबड़तोड़ अनाप शनाप इधर उधर सब जगह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार करने में लगी हुई है। बहरहाल लंबी बहस के बाद 20 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 2 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं उनके ब्रदर जज न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने एक फैसला तो न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने अलग फैसला सुनाया। जाहिर है मेजॉरिटी के आधार पर 2:1 रेशियो के आधार पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाला फैसला लागू हुआ। न्यायमूर्ति मिश्रा एवं न्यायमूर्ति खानविलकर ने याचिकाकर्ताओं की पहली मांग, एसआईटी गठन की मांग को एकदम रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि इस रोमिला थापर एवं अन्य की याचिका के साथ साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों ने इस दौरान अपनी याचिका को जोड़ लिया है, तो इसलिए कानून का एक एस्टेब्लिश्ड तरीका है, एक फैक्ट है कि कानून अभियुक्त को इस बात की सुविधा नहीं देता है कि वो अपनी मर्जी की जांच एजेंसी तय करे, इसलिए एसआईटी की जांच नहीं हो सकती है। यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जो इन 2 जजेस ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की बाबत कही, वो वर्तमान समय में सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण के दृष्टिगत खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट में, जस्टिस दीपक मिश्रा और खानविलकर की बेंच ने, बिफोर पार्टिंग विद द केस वी डीम इट necessary to emphasize that despite wide powers conferred by Article 13 and 226 of the Constitution, while passing any order, the courts must bear in mind certain self-imposed limitations on the exercise of these constitutional powers. The very plenitude of the power under the said articles requires great caution in its exercise, insofar as the question of issuing a direction to the Central Bureau of Investigation to conduct investigation in a case is concerned. Although no inflexible guidelines can be laid down to decide whether or not such power should be exercised, but time and again it has been reiterated that such an order is not to be passed as a matter of routine or merely because a party has levelled some allegations against the local police. This extraordinary power must be exercised sparingly, cautiously, and in exceptional situation where it becomes necessary to provide credibility and instill confidence in investigations, or where the incident may have national and international ramification. Otherwise, the CBI would be flooded with large number of cases. तो एक तरफ तो तत्कालीन चीफ जस्टिस और उनके ब्रदर जज ने कहा कि
बहुत सोच समझकर कोर्ट्स को सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए। केवल एक पक्ष लोकल पुलिस पर आरोप लगा रहा हो अनाप शनाप तो ऐसे आदेश सीबीआई जांच के नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसे आदेश तभी दिए जाने चाहिए जब राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा सामने हो। अब देखिए, 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्व का मामला सुप्रीम कोर्ट ने तब नहीं माना, लेकिन जब सुशांत राजपूत एक फिल्म अभिनेता किन्हीं भी कारणों से आत्महत्या कर लेता है या कथित तौर पर उसकी हत्या होती है तो ये सोचने का विषय है दोस्तों, उसकी जांच सीबीआई को क्यों दी जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ही खुद पहले कह चुकी है कि लोकल पुलिस पर यदि आरोप लगाने लग जाए एक पक्ष तो ऐसे मामले में सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जानी चाहिए। बहरहाल यह कहते हुए कोर्ट ने 28 मार्च 2018 को रोमिला थापर एवं अन्य की याचिका खारिज कर दी। दूसरी तरफ न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने निर्णय में एसआईटी गठन को जरूरी बताया। उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का निर्णय बहुत सारी ऐसी बातों पर प्रकाश डालता है जिन्हें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा एवं न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर ने संज्ञान में नहीं लिया। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने निर्णय में विस्तार से गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट याचिकाकर्ताओं की बाबत लिखा। जो मैंने अभी परिचय आपको बताया था, ये डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के निर्णय से ही मैंने लिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एडिशनल एडवोकेट जनरल तुषार मेहता के इस पिटीशन की सुनवाई को लेकर उठाई गई आपत्ति पर कही। तुषार मेहता जी ने कहा था कि इन 5 याचिकाकर्ताओं का इस मुद्दे से सीधा कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए क्योंकि उनका कोई संबंध नहीं है इस याचिका को नहीं सुनाया जा सकता। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस पर अपने फैसले में जो लिखा वो भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण नज़ीर है। उन्होंने कहा, इन द प्रेजेंट केस no less than 5 distinguished citizens with a track record of service to the nation have done so. The court must look beyond locus into the heart of the matter. Whether the grievance has any substance is indeed a distinct matter which must be determined objectively. The court will not interfere in every case merely because it has jurisdiction, but it is his duty to scrutinize, perceive and remedy violations of human rights, and it's non-negotiable. However, the issue of locus, even in a technical sense, has receded into the background. During the course of the hearing, the court has been apprised of each of the 5 individuals who were arrested, has subscribed to the averment in the petition and would stand by what is urged before this court in protection of their rights. The objection to maintainability lacks substance in other view of the matter. यानी कि उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि इनका कोई संबंध है या नहीं है इन 5 याचिकाकर्ताओं का, प्रश्न मानवाधिकारों का है जिनसे सुप्रीम कोर्ट अपनी नज़र नहीं फेर सकती है। उन्होंने जब जब जुल्म हो तब तब बगावत होनी चाहिए वाली कविता जो रमेश दामुले साहब ने अपनी एफआईआर में लिखी थी, उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये बर्टोल्ट ब्रेख्ट की प्रसिद्ध कविता का अनुवाद भर है, ना कि कोई बगावत भड़काने वाला नारा। उन्होंने पुलिस द्वारा मीडिया को लीक किए गए कथित दस्तावेजों पर भी विस्तार से टिप्पणी की है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने इतनी माइन्यूटली और इतनी डिटेल के साथ जो पुणे पुलिस ने और आजकल जो आप देख रहे हैं सिलेक्टिव मीडिया को सुशांत राजपूत केस की एक से एक जानकारियां लीक हो रही हैं, इसी प्रकार इस यलगार परिषद या भीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस ने सिलेक्टिव मीडिया को जानकारियां लीक की थी। इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कठोर टिप्पणी की। उन्होंने एक एक चीज़ का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अपने जजमेंट में किया। उन्होंने क्या कहा और उनका कहा आज के परिप्रेक्ष्य में, सुशांत राजपूत वाले केस के परिप्रेक्ष्य में मीडिया इन दिनों जो हाहाकार मचा रहा है, महान कथित पत्रकार अर्णव गोस्वामी जो हाहाकार मचा रहे हैं, उस पर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का जजमेंट कितना महत्वपूर्ण है,
इस पर मैं चर्चा करूंगा कल शाम 4 बजे। नमस्कार दोस्तों।